बच्चों जो दूसरा मेथड है वो है सहवन मेथड है, और इस सहवन मेथड को समझने के लिए एक चित्र हालांकि बनाया हुआ है, लेकिन ये वायु के अनुसार होता है। ये केवल एक समझने के लिए मैंने आपको बनाया है कि एक अग्नि स्रोत है, उस अग्नि स्रोत से हम ऊपर की ओर खड़े हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो आग की लपटें हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं। ठीक है, तो ये यानी हवा हमें ऊपर तक उसकी फील होती है। लेकिन इसको अगर वास्तव में इसको समझना है तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक पानी से भरा हुआ बीकर है और इसमें हम क्या करें, पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, किसी बर्नर की सहायता से इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है, जब इसकी सतह वाली जो नीचे सतह है ना, यहाँ जो पेंदा है और गर्म होगा तो ये जो पानी वो भी गर्म होगा। तो आपको सीधा सा कंसेप्ट दिमाग में बिठाना है कि जहाँ ताप अधिक हो रहा है, जैसे यहाँ ताप अधिक हो गया तो यहाँ घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम घनत्व वाले जल के अणु घनत्व कम होने के कारण ऊपर की ओर उठते हैं, क्योंकि वो जाएंगे कहाँ, अधिक घनत्व की ओर, उनको चाहिए अधिक घनत्व है, तो ऊपर की ओर उठेंगे। अब वो ऊपर की ओर उठेंगे तो जैसे ही वो ऊपर वाले की सतह में जाएंगे तो उनका तापमान कम हो जाएगा, पुनः वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में ये भी है कि जब जैसे वो गर्म अणु उठेगा तो उसकी जगह भरने के लिए पड़ोसी अणु आ जाएगा कि भाई चल तू तो गया, मैं तेरी जगह रोक लेता हूँ। तो ऐसे ये होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, एक चक्कर बन जाता है। ये जो एक चक्कर आप देख रहे हैं, ये एक चक्कर बन जाता है, और इस चक्कर को हम कहते हैं सहवन चक्कर। यानी गर्म हुआ, ऊपर उठ गया, लेकिन उसकी जगह जो ठंडा था, जिसका घनत्व अधिक था, वो आ गया, तो कम घनत्व ऊपर चला गया और अधिक घनत्व वहां आता गया। तो इस प्रकार से एक चक्कर बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दोआ से बोलते हैं, वो डालते हैं, तो उसमें भी आप इसी प्रकार का एक चक्कर देख सकते हैं, उसको गर्म करने पर पानी को। ठीक है, जो डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चों, सेवन क्या होती है, उसमें संचरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति, यानी खुद पदार्थ उसमें गति करता है और उसके द्वारा क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, सेवन विधि कहलाती है। यानी पदार्थ स्वयं गति करता है। यह बच्चों केवल तरल पदार्थों में ही संभव है। चित्र हमने केवल आपको समझाने के लिए बनाया कि किस प्रकार से वो आग की लपट ऊपर की आती है, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसकी जगह आ जाती है। जब किसी पात्र में हम जल को गर्म करते हैं तब पहले पात्र की तली का जल गर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, और गर्म जल का घनत्व है ठंडे जल के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है बच्चों, कम होता है। और कम होने के कारण ये गर्म जल के हल्के कण क्या होते हैं बच्चों, ऊपर उठने लगते हैं, तथा उनका स्थान लेने के लिए ठंडे जल के अपेक्षाकृत जो भारी कण हैं वो क्या होते हैं, नीचे आने लगते हैं। जल के कणों के इस प्रकार ऊपर नीचे चलने से जल में क्या होते हैं, एक अलग प्रकार का चक्र बन जाता है, धाराएं बन जाती हैं, जिन्हें हम सेवन धाराएं या सेवन चक्र कहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक संपूर्ण जल का ताप एक समान नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं आपके रिमाइंड करने के लिए, आपको वो समझनी है कि उन पॉइंट्स में क्या क्या खास बातें हैं। अगर दो स्थानों में घनत्व में अंतर होगा, जैसे अभी आगे आपको बताऊंगा, अंतर होगा तो गुरुत्व के प्रभाव में गर्म कणों की ऊपर की ओर तथा ठंडे कणों की नीचे की ओर गति किसी तरल को गर्म करने पर होती है, वो सामान्य सेवन होती है। यानी नॉर्मल जो सेवन होता है वो किस चीज़ का होता है, नॉर्मल सेवन हमेशा होता है कि जो गर्म कण है वो जाएंगे ऊपर की ओर और ठंडे कण है वो आएंगे नीचे की ओर, मतलब गर्म वस्तु ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी आएगी उसकी जगह। तो इस प्रकार से हवा चलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य सेवन। और एक होता है प्रणोदित सेवन। यदि किसी तरह हम क्या करें, तरल है यहाँ पर, यदि किसी तरल को हम क्या करें बच्चों, गर्म वस्तु से उष्मा लेने के लिए किसी पंप या अन्य भौतिक साधन द्वारा गतिशील करते हैं तो सेवन की प्रक्रिया प्रणोदित सेवन कहलाती है। यानी हम किसी अणु को हटाने के लिए, जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है, अब हमें उसे वहां से उठाना है, तो हम क्या करें, उसको धक्का लगाएं, भाई उठ यहाँ से उठ। ठीक है, और एक वो ऑटोमेटिक उठ जाए, लेकिन नहीं उठे तो किसी अन्य साधन के द्वारा आप क्या करें, उसको, जैसे पंप है हवा बनने वाला, उसके द्वारा आप क्या करें, उसको वहां से मूव करवा रहे हो। ठीक है ना, तो वो उसको आपने किसी साधन के द्वारा उठाया है, तो वो क्या हो जाएगी, वो प्रणोदित सेवन कहलाती है। सामान्य सेवन क्या होता है बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर होता है, बिल्कुल गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी और ठंडी हवा उसके स्थान पर आ जाएगी। जबकि प्रणोदित सेवन किसी भी दिशा में हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप उसको पंप किस तरफ कर रहे हो, किस तरफ आप उसको धक्का दे रहे हो। किसी द्रव्य की सबसे ऊपरी सतह को अगर गर्म किया जाए, केवल ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं, तो उसमें संचरण चालन विधि के द्वारा होता है, आंतरिक सतह में नहीं होता है। सेवन एक्चुअली कहाँ से कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की ओर, और केवल आप ऊपर की सतह को गर्म कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो केवल चालन विधि से होगा।
हृदय द्वारा रक्त को श्रवण शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हृदय क्या करता है, वो पंप ही करता है। हृदय भी क्या है, ऐसा आप बीट करता है, वो एक तरीके क्या है, पंप करना होता है। तो पंप के द्वारा उस ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये आगे बच्चों एक खास बात है, ठीक है। और ये इसमें कह रहा है कि दिन के समय बड़े जलाशयों की तुलना में थल भाग है वो शीघ्र तप्त हो जाता है। चलो इसको समझते हैं। जैसे ये मान लीजिए पानी का थल भाग हो गया, सॉरी जल भाग हो गया, और पास में क्या इसके थल भाग है, इसको चट्टान मान लीजिए, भूमि मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब क्या होता है, जैसे इसको तापमान मिलेगा, दिन में क्या होता है, दिन में तापमान सूर्य का होता है। अब वो तापमान से क्या होता है, ये जो जमीन का भाग है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और पानी वाला भाग इसकी तुलना में धीरे धीरे गर्म होगा। क्यों, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है। सबसे ज़्यादा जल की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है, उच्च होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये आसानी से क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को लेगी नहीं, ठीक है। और इनकी कम होती है तो ये जल्दी गर्म हो जाएंगे, और जल क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। अब जैसे ये जमीन वाला भाग गर्म हो गया, तापमान तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया ना भाई, टेम्परेचर तो इसका ज़्यादा हो गया, लेकिन तापमान ज़्यादा होने से जो घनत्व है वो क्या हो गया, इसका वो कम हो गया, जिसका घनत्व है वो कम हो गया, ठीक है। और जल वाले भाग का जो घनत्व है वो क्या हो गया, अधिक हो गया। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में क्या है, कम है। भाई जल वाले भाग का तापमान कम है तो घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया। तो घनत्व अधिक हो गया, तो अब अधिक घनत्व से किधर जाएंगे, कम घनत्व की ओर, तो हवा चलेगी ऐसे, अधिक घनत्व से कम घनत्व, यानी आप कहेंगे जलाशय वाले भाग से थल वाले भाग की ओर क्या आएगी, हवा आएगी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। जल की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है बच्चों, उच्च होती है तथा मिश्रित धाराएं अवशोषित उष्मा को विशाल आयतन के जल के सब भागों में विस्तृत कर देती हैं। तप्त यानी गर्म भाग, गर्म थल के संपर्क वाली वायु चालन द्वारा क्या होती है, गर्म होती है तथा तप्त होकर वायु में फैलती है, जिससे परिवेश की शीतल वायु की तुलना में इसका घनत्व है क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। ऐसे मैंने कहा ना, घनत्व कम होता है, तो फलस्वरूप उष्मा वायु ऊपर उठती है तथा रिक्त स्थान को भरने के लिए अन्य वायु गति करती है, जिससे बड़े जलाशयों के निकट समुद्र समीर उत्पन्न हो जाती है। जो मैंने बनाया ये क्या है, समुद्र समीर है। चलो इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे ये दिन का समय है, ये रात का समय है। बस सूरज क्या होता है, सूर्य दिन में आता है ना, और रात्रि में क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भाग आप देख रहे हैं, अब ये जमीन का भाग इधर, ठीक है। अब इसमें चालन के द्वारा क्या होती है, ये गर्म हो गया, दोबारा बता रहा हूँ, गर्म हो गया, गर्म होने से घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, और इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी तुलना में कम गर्म है। तो ये क्या करेंगे, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर हवा का एक चक्कर बन जाएगा, ठीक है। अब सूरज देखो, इसको भी गर्मी दे रहा है, लेकिन चक्कर बनेगा इस प्रकार से। अब यहां देखो, रात्रि में ये चक्कर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो थल भाग है उसने दिन में क्या की थी, उष्मा खूब ग्रहण की थी, तो वो एक साथ क्या करेगा, उष्मा देखकर ठंडा हो जाएगा शीघ्रता से। ये भी ध्यान रखना आप, ये क्या करेगा, शीघ्रता से सारी उष्मा को त्याग देगा, उष्मा को त्याग देगा, ठीक है। तो तापमान क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। तापमान कम हो गया तो घनत्व बढ़ गया, ठीक है। और ये आसानी से नहीं त्यागेगा, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्माधारिता क्या है बच्चों, उच्च होती है, तो इसका घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा। नहीं, इसका टेम्परेचर क्या है, पानी वाले भाग का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और इसका भाई पानी वाले का टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम हो गया रात्रि के समय। तो अब क्या होगा, अधिक घनत्व से कम घनत्व की। अब ये चक्कर देखो उल्टा हो गया बच्चों, पहले चक्कर इस प्रकार ऊपर की ओर जा रहा था, देखो अब ये चक्कर उल्टा हो जाएगा, थल भाग से जलीय भाग की ओर हवा चलने लग जाएगी। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये समुद्र समीर होते हैं, इस प्रकार से ये हवाएं बनती हैं। तो ठंडी वायु बच्चों नीचे आती है तथा एक तापीय संवहन चक्कर बन जाता है, जो उष्मा को थल से दूर स्थानांतरित करता है। रात्रि में थल की उष्मा का ह्रास अधिक शीघ्रता से होता है। मैंने बताया ना कि उष्मा वो जल्दी से तुरंत क्या करेगी, उष्मा का आदान प्रदान हटा देगी, मतलब तुरंत वो दिन में ली हुई उष्मा को एक साथ निकाल देगी और ठंडी हो जाएगी, तथा जलीय पृष्ठ की तुलना में उष्ण होती है, तथा परिणाम स्वरूप चक्कर क्या होता है, पहले वाले से उत्क्रमित उल्टा हो जाता है। अब बच्चों ये आगे व्यापारिक पौने, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, व्यापारिक पौने क्या होती हैं बच्चों। जैसे आजकल तो आवागमन का साधन है, अच्छे अच्छे अपने पास कंप्यूटर के ऐप हैं, हम जो भी सामान मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन तुरंत आ जाता है। लेकिन पहले एक ज़माना ऐसा था कि जो दूर जो देश होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं अमेरिका और भारत, ठीक है। अब समुद्र के द्वारा क्या होते हैं, बड़े जहाज़ों से उनके बीच में आदान प्रदान होता था। तो मशीनें थी नहीं, मोटर वगैरह तो कोई था नहीं, तो उसमें मशीन या मोटर नहीं होने से क्या था, जहाज़ का उपयोग करते थे। तो वो क्या करते थे, जहाज़ में आपने देखा होगा
पुराने जहाज देखना आप, समुद्री आपने देखे होंगे, समुद्री लुटेरे टाइप के वो कार्टून देखे होंगे, उसमें देखना आप एक बड़ा सा कपड़ा उसमें लगा होता है। समुद्री जहाज के मेन जो उसका जो जहाँ झंडा लगा होता है वर्तमान में, वहाँ एक बड़ा कपड़ा लगा होता था। तो उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल भारत में सर्दी है, ठीक है, मतलब तापमान कम है। अमेरिका में उस समय क्या है, गर्मी है, तो तापमान क्या है, ज़्यादा है। तापमान जहाँ ज़्यादा है वहाँ घनत्व क्या होगा, कम होगा। और भारत में जैसे हमने माना कि सर्दी ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगी, जो घनत्व वो क्या हो गया भाई, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा ना भाई, तापमान कम है। तो अब अधिक घनत्व से कम घनत्व की क्या चलेगी, वो एक हवा चलेगी, क्योंकि अधिक घनत्व वाला किधर जाएगा, कम घनत्व की ओर। तो ऐसे केस में अगर वो जहाज चल रहा है तो उस कपड़े को क्या करेगी, वो हवा लगती रहेगी, और वो हवा लगती रहेगी और वो जहाज धीरे धीरे पानी की बिना मोटर की सहायता से वो जहाज पानी में क्या करेगा, गति करता रहेगा और अमेरिका तक पहुंच जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मौसम के अनुसार जहाँ पर ठंड थी वहाँ घनत्व क्या हो गया, अधिक हो गया। जहाँ तापमान ज़्यादा था, गर्मी थी, वहाँ घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। तो अधिक घनत्व किधर भेजेगा, कम घनत्व की ओर, तो वो हवा चलती है और उस हवा को व्यापार के हिसाब से उसको कहा गया ट्रेड, और यहाँ पर हो गया व्यापारिक पौने। दूसरा, लेकिन हम यहाँ इसको पढ़ेंगे अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, तो कोर्स के अकॉर्डिंग भी चलो पढ़ते हैं। उत्तर पूर्व से विषुवत की ओर पृथ्वी पर बहने वाली स्थायी पृष्ठीय पौने, जिन्हें हम व्यापारिक पौने कहते हैं। ये बच्चों विषुवत है। यहाँ विषुवत जैसे आप जानते हैं अफ्रीका है, आपने सुना होगा कि वहाँ धूप बहुत तेज होती है, क्योंकि सूर्य की जो निकटतम दूरी हो वो यहीं से होती है। और ये जो ध्रुव होते हैं, यहाँ ये ध्रुव होते हैं, ध्रुव में क्या होती है, बर्फ होती है। अब देखो यहाँ बर्फ अगर है तो बर्फ होने से जो घनत्व वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर विषुवत पर क्या है, तापमान ज़्यादा है तो घनत्व कम होगा। तो हवा कैसे आएगी, ये आएगी ऐसे, ये ऐसे हवा चलेंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हवा चलती है और इन हवाओं को हम व्यापार के हिसाब से जहाज में काम में लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, व्यापारिक पौनी हो गया। चलो समझ लेते हैं इसको। पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को सूर्य की उष्मा समान मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि विषुवत पर सूर्य की मात्रा प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है। विषुवतीय क्षेत्रों के पृष्ठ पर वायु गर्म तथा ध्रुवीय क्षेत्रों पर शीतल होती है। आपको पता है ध्रुव पर ठंडी होती है, ध्रुव की ओर बहती तथा फिर नीचे की ओर जाएगी तथा पुनः विषुवत की ओर जाती है। व्यापारिक पौने क्या होती है भाई, जो ठंडी हवा थी भाई, गर्म हवा तो क्या करेगी, ऊपर उठेगी, विषुवत वाली तो ऊपर उठेगी, ध्रुव की ओर जाएगी, और ठंडी हवा नीचे की ओर आएगी और पुनः विषुवत से वो गर्म होकर ऊपर की ओर जाएगी। पृथ्वी की घूर्णन गति से इनमें संशोधन होता रहता है, जिसके कारण विषुवतीय वर्त के समीप वायु की पूर्व की ओर चाल 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तथा ध्रुव के समीप इनकी क्या होती है, शून्य होती है। तो स्पीड ज़्यादा कहाँ है, विषुवत वर्त पर है, और वहीं पर क्या है, अपने सागर फैले हुए हैं। यह वायु ध्रुवों पर नीचे की ओर न फैलकर 30 डिग्री एन उत्तर अक्षांश पर फैलती है और विषुवत वर्त पर लौट आती है। वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है कि वायु का जो है वो 30 डिग्री एन अक्षांश पर फैलती है और विषुवत वर्त पर लौट आती है। ये सीधी सी बात करूँ, विषुवत वर्त पर क्या है, धूप तेज है, धूप तेज है तो वायु क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, ध्रुव की हो जाएगी और ठंडी हवा उसकी जगह आ जाएगी, तो वापस वो चक्कर बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 7 विधि हो गई। अब हम जानेंगे तीसरा प्रकार कि कैसे आग जल रही है और हमारे तक वो तपन आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि भयंकर आग लगी हुई है और आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते, उसका कारण है विकिरण, वो रेडिएशन देती है। जिस प्रकार से सूर्य गर्मी के अंदर आप बाहर खड़े रहते हैं, सूर्य की जो गर्मी होती है उसको सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार से दूर अगर कहीं आग जल रही है तो उससे भी आपको क्या होता है, विकिरण प्राप्त होते हैं, रेडिएशन प्राप्त होते हैं। तो उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण विधि कहलाती है। उससे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, वो तो आपको फील होने वाला है। इसकी खास बातें क्या हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती हैं। इसके लिए अभी आपको आने वाले वीडियो में जो बताया जाएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक स्पेक्ट्रम होता है तरंगों का, ठीक है, और उस स्पेक्ट्रम समूह को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिनकी एक रेंज होती है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य इनकी प्रास होती है, तरंग दैर्घ्य प्रास। फिलहाल आप ये समझिए कि विकिरण क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा दी जाती है। आपको पता है कि सूर्य का जो एनर्जी है जो हमें मिलती है वो क्या है, एक रेडिएशन होती है। ध्यान रखना, विकिरण जो है ना वो उष्मा संचरण, विकिरण में उष्मा संचरण प्रकाश के वेग से, और याद कर लेना प्रकाश का वेग बारी में भी काम आएगा। प्रकाश का वेग होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से होता है, यानी निर्वात में गमन कर सकते हैं कौन, ये रेडिएशन। उसमें विकिरण निर्वात में गमन कर सकते हैं तथा इनका पथ कैसा होता है बच्चों, सीधी रेखा होती है, इसलिए ये डायरेक्ट हमारे
से टकराते हैं और हमें ऐसा नहीं लगता है वो आँच अगर मौसम गर्मी का है तो। अब बच्चों इसमें ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है आपके ऊष्मा विकिरण कि किसी पिंड द्वारा उसके ताप के कारण, ताप ज़्यादा होने के कारण उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण। जैसे हम लोहे को गर्म करें तो लोहा कैसा होता है, लाल कलर का हो जाता है, लाल तप्त। लोहे से विकिरण अथवा तंतु लैंप, कोई गर्म लैंप है उसके आप हाथ लगाना, आपको हाथ हटाना पड़ेगा। तो ये सब किस लिए होता है, उष्मा विकिरण होता है। लैंप बिल्कुल गर्म, उसके पास अगर आप जाओगे तो आपको गर्म फील होगा, आप दूर हट जाओगे, ठीक है ना। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, ये उष्मा विकिरण कारण होता है। उष्मा का वह परिमाण जिसे कोई पिंड विकिरण द्वारा अवशोषित कर सकता है या उस पिंड के वर्ण पर निर्भर करता है, अवशोषित कर सकता है, वो इस पिंड के वर्ण पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा लाल तप्त लोहा, क्योंकि हर जो कलर होते हैं उनकी एक अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है और वो तरंगदैर्घ्य किस प्रकार से उसमें दिखती है वो डिपेंड करता है उसके परिमाण पर, उष्मा के परिमाण पर। गर्मियों में बच्चों आप देखते हैं कि सफेद या हल्के रंग के जो कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सर्दियों में गर्मियों में क्या होता है, हमें जो सूर्य गर्मी वो ज़्यादा फील होती है, तो ऐसे केस में हम ऊनी कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, हम केवल हल्के कपड़े पहनते हैं। और सर्दियों में हम क्या करते हैं, गहरे वर्ण के वस्त्र पहनते हैं ताकि उष्मा का अवशोषण हो सके और हमारा शरीर क्या रहे, गर्म रहे। हम जैसे बाहर जाएंगे सर्दियों में तो हम इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार के कलर के, जो क्या करें, उष्मा का अवशोषण करें और शरीर के तापमान को बढ़ाएं। और बच्चों खास बात है, खाना पकाने वाले बर्तनों के पेंदे को काला रंग पोत दिया जाता है। आप देखते हो नीचे उनके हम बोलते हैं काड़स, कि काड़स लगी होती है, वो ऐसा नहीं होता। वो किस लिए होता है, वो जो काला रंग होता है ना, वो हमेशा उष्मा को अवशोषित करता है। इसके बारे में आप अगले वीडियो में देखोगे, जो उसको बोलते हैं कर्षणिका। वो कर्षणिका क्या करती है, एक आदर्श स्थिति में मानी जाती है, वो क्या करती है, केवल तापमान का अवशोषण करती है। तो अगर उनका जो पेंदा है वो काला होगा तो उससे क्या होगा, उनको टेम्परेचर मिलेगा खाने, और खाना क्या होगा, अच्छे से पकेगा और जल्दी पकेगा, ठीक है। एक छोटा सा इसमें आपके टॉपिक दे रखा है थर्मस बोतल। ये देखिए आप, थर्मस बोतल आप देखते हैं स्पेशली सर्दियों में हम देखते हैं, उसमें गर्म पानी रखते हैं रात को अपने पास पीने के लिए, या फिर हम चाय लेकर जाते हैं खेत के अंदर या कहीं भी जहाँ अपने जो कोई संबंधी है, कोई कार्य कर रहा है उसके लिए, तो चाय गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, या दूध को गर्म करने के लिए, दूध को हम गर्म रखने के लिए थर्मस बोतल काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो ये स्टॉपर है, इसको अच्छे से आपको क्लोज करना होता है। आप खुला छोड़ दोगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ये जो आप एक लेयर देख रहे हो, परत ये दिख रहा है आपको, कलरफुल दिख रही है ना, ये वैक्यूम है, निर्वात है, क्योंकि जो उसमें विकिरण है वो निर्वात में संचित होते हैं। डबल ग्लास सेल, इसके जस्ट यहाँ भी कांच है और इस निर्वात की जगह के बाद निर्वात दो कांच की सेल के बीच में होता है। सिल्वर कॉटिंग होती है, यानी जिसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, चांदी जैसा होता है। कास्टिंग, ये बाहर इसका कवर होगा, डिजाइनिंग कलर जैसे आप कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, देखो यह दो ही दीवारों का डबल लेयर्स का क्या होता है, कांच का बर्तन होता है, जिसके बाहर और भीतर क्या होता है, चांदी का लेप होता है, ठीक है। भीतरी दीवार के विकिरण क्या करते हैं, परावर्तित होकर बोतल की अंतर्वस्तु में वापस से लौट आते हैं। इसी प्रकार बाहरी दीवार भी क्या करती है, बाहर से आने वाले विकिरणों को वापस परावर्तित कर देती है, या निर्वात वाले भाग से पहले क्या करती है, उसको परावर्तित करती है। दीवारों के बीच के स्थान को निर्वातित करके चालन तथा सहवन द्वारा होने वाले उष्मा क्षय को घटाया जाता है, तथा फ्लास्क जो है उसको उष्मा अधिक कॉर्क पर टिकाया जाता है ताकि वो बीच में से उष्मा का कहीं क्षय न कर दें। इसलिए ये युक्ति तप्त अंतर्वस्तु को ठंडा होने से बचाने में उपयोगी है। बीच में क्या करते हैं, निर्वात करते हैं ताकि वो बाहर के जो वातावरण है उससे किसी प्रकार का उष्मा का आदान प्रदान नहीं कर पाए। इस प्रकार ये थर्मस बोतल कार्य करती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सेवन के बारे में जाना कि किस प्रकार से अणु क्या करते हैं, स्वयं जाकर दूसरे अणु को उष्मा प्रदान करते हैं। विकिरण के बारे में जाना कि किस प्रकार से जो विकिरण होते हैं वो बिना किसी माध्यम के संचरित हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप उस समस्या का समाधान उसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए, उसको सुनिए ध्यान से और नोट्स अपने प्रॉपर वे में बनाइए। तो बच्चों इसके साथ जो मैंने आपको अभी बताया था कि ऊष्मीय विकिरण, तो इन ऊष्मीय विकिरणों से संबंधित हमारे कोर्स में कुछ नियम्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।